प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं रासायनिक वलगतिकी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इसके हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो उत्प्रेरक का प्रभाव होता है अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो प्रभाव है, और उसे मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया था। आज की वीडियो में हम और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो अभिक्रिया का वेग होता है, जिसे हम अभिक्रिया की दर भी कहते हैं, तो अभिक्रिया की दर की अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की दर, जिसे हम वेग भी कह सकते हैं। अभिक्रिया का वेग, उसकी अभिकारक की जो सांद्रता होती है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया की दर सांद्रता पर अभिकारक की मात्रा पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो मैं आपको देखिए पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इस यूनिट को समझा रहा हूं, क्योंकि साइंस की जो परिभाषा है वही तो है कि जब आप किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो सिस्टमेटिक की जो अभिक्रिया की दर है, ये तो हमें पता है कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन वो किस तरीके से, किस प्रकार से निर्भर करती है। तो इस बात को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो 2 साइंटिस्ट हैं, गुल्डबर्ग और एक हैं बागे। तो गुल्डबर्ग और बागे, ये आपने कक्षा 11 में जो फर्स्ट केमिस्ट्री होती है और लास्ट चैप्टर होता है उसका रासायनिक साम्यावस्था, इसको वहां पढ़ा होगा। तो गुल्डबर्ग और बागे 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है इसके लिए बताते हैं। और इन दोनों ने एक नियम दिया था, जिस नियम को हम जानते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इसको बोला जाता है। तो इन दोनों ने ये कहा था कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B एरो C+D। तो ये कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और उन अभिकारकों की क्रिया के बाद उत्पाद बनते हैं, तो हमें पता है। तो ये कहते हैं कि जो अभिक्रिया का दर होती है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, अर्थात अभिकारकों से उत्पादों का जो बनना है, वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है। अब ये शब्द आ रहा है कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं। देखिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान को बताने वाले भी ये पहले साइंटिस्ट। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए आप किसी अभिक्रिया को कराना चाहते हैं और आपने अभिकारी पदार्थों की कुछ मात्राएं ले ली। जैसे मान लीजिए आपने यही A है, इस A का ले लिया है 5 ग्राम और इस B की मात्रा आपने ले ली है 10 ग्राम। तो ऐसा कहते हैं कि जो इनकी ये 5 ग्राम मात्रा आपने ली है, तो ये सारी की सारी, ये इसकी जो 10 ग्राम मात्रा ली है, तो ये सारी की सारी मात्रा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती उत्पाद बनाने के लिए। इनकी जो मात्रा, इन अभिकारकों की जो मात्रा आपस में क्रिया कर उत्पाद का निर्माण करती है, उसको कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान को उन्होंने प्रदर्शित करना कैसे बताया कि जैसे मान लीजिए A का ये तो कुल द्रव्यमान है 5 ग्राम, लेकिन A का 3 ही ग्राम उस अभिक्रिया में भाग लेता है, तो फिर इसका वो सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा 3 ग्राम। तो इसलिए सक्रिय द्रव्यमान को फिर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में, माने बड़ी ब्रैकेट में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब है एक्टिव मास ऑफ A, अर्थात A का सक्रिय द्रव्यमान। अगर B का सक्रिय द्रव्यमान लिखना चाहता हूं मैं तो इस टाइप से। तो इस सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, बड़ी ब्रैकेट में आप उस अभिकारक के नाम को लिख देंगे या उत्पाद के नाम को लिख देंगे। देखिए, तो गुल्डबर्ग बागे अपने इस नियम में ये कहते हैं कि अगर आप किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर देखें, तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्योंकि सीधा सा मतलब है कि अगर कुल मात्रा 5 ग्राम है, लेकिन अभिक्रिया में इसका यूज हो रहा है ओनली 3 ग्राम, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो इसके 3 ग्राम पर ही तो डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और अगर पूरी रासायनिक अभिक्रिया की दर देखी जाए, तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए, ये तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही उन्होंने मुख्यतः नियम दिए थे, क्योंकि वहां रासायनिक साम्यावस्था आपने पढ़ा, मैंने पहले कहा। तो जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है, इनसे उत्पाद बन रहा है,
तो इसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया इधर को हो रही है तो अग्र दिशा में हो रही है, अग्र अभिक्रिया की दर। अगर अभिक्रिया इधर से इधर को होने लग जाए, माने उत्पाद से फिर से अभिकारक बनने लग जाए, तो इसको कहते हैं विपरीत अभिक्रिया, और इसकी दिशा किधर होगी, इधर। तो हम सबसे पहले अग्र अभिक्रिया की दिशा की बात करते हैं कि ये अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, माने इन अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया की दर को अगर हम लिखें तो इसको हम अग्र अभिक्रिया कह रहे हैं। तो अग्र अभिक्रिया की दर, इसको बोलते हैं RF। R फॉर रेट, रेट ऑफ, F फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अनुक्रमानुपाती होता है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के। तो A अभिकारी पदार्थ है, उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, एक्टिव, ये बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसे B दूसरा अभिकारी पदार्थ है, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, और उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा ही कह रहे हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में गुल्डबर्ग और बागे, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर हम अनुक्रमानुपाती हटाएं तो नियतांक आ जाएगा KF, इसको बोलते हैं हम वेग स्थिरांक, क्योंकि अग्र अभिक्रिया के लिए है तो इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ये तो हो गया जब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। सपोज कीजिए अभिक्रिया इधर से इधर होने लगे, तो उसी स्थिति में जिन्हें हम इस समय उत्पाद कह रहे हैं तो ये अभिकारक हो जाएंगे, बात वही है। तो उसे विपरीत अभिक्रिया क्या कहते हैं, विपरीत अभिक्रिया की दर, विपरीत अभिक्रिया की दर, इसको बोलेंगे हम RB। ये प्रोपोर्शनल होगा, भाई इनसे ये बन रहे हैं तो इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, और इसको बराबर करके लिख देंगे KB C/D। तो ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है। तो ये सबसे पहली बार अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, इसको किसने बताया, गुल्डबर्ग और बागे ने। और क्या नियम दिया, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। देखो साफ पता चल रहा है, द्रव्य माने मात्रा, अनुपाती माने कैसे मात्रा पर डिपेंड करता है अभिकारक की अभिक्रिया का वेग। हम इससे आगे नहीं जा रहे हैं कि कैसे वो Kc आया, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, उनको बराबर रख लेते थे। फिर एक नियतांक आता था Kc साम्य स्थिरांक, उसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। इसको बताने वाले पहले साइंटिस्ट ये दोनों हैं, और किस तरीके से उन्होंने बताया वो ये तरीका। इसके बाद मान लीजिए कोई अभिक्रिया, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है कि उसमें अभिकारी पदार्थों के गुणांक उपस्थित हो। तो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया ये है ABB CC DD। अब मैं इसको उत्क्रमणीय ना मानकर एक ही दिशा में होना मान रहा हूं, क्योंकि देखो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए दिया था उन्होंने, लेकिन हम चूंकि ऐसी अभिक्रियाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक बलगति के, जो एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। तो इसके लिए अगर मैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाऊं और इस अभिक्रिया की दर को लिखूं, तो वो क्या होनी चाहिए, अभिक्रिया की दर R प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो अभिकारी पदार्थ हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान। इसको RF ही लिख देता हूं कि इधर से इधर हो रही है, माने अग्र से हो रही है। तो RF अनुक्रमानुपाती क्या होना चाहिए, E, माने अभिकारक A का सक्रिय द्रव्यमान। और जो गुणांक होते हैं अभिकारकों के या उत्पादों के, तो जब हम अभिकारकों के रूप में लिख रहे हैं तो अभिकारकों के गुणांक कहाँ चले जाएंगे, इसकी पावर में। ऐसे ही दूसरा अभिकारक है B, तो इसका गुणांक कितना है B, तो ये भी पावर में। बाकी अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो KF ही आएगा। ये अगर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तो उसको हम RB करके लिखते, तो C का सक्रियमान पावर में C लिख लेते, D का सक्रियमान पावर में D लिख लेते। तो ये बात भी इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताई है कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के गुणांक उपस्थित हैं, तब उनका अभिक्रिया की दर लिखते समय उनके सक्रिय द्रव्यमानों की घात में वो गुणांक चले जाते हैं। ये सब बातें सबसे पहली बार बताने वाले ये दोनों साइंटिस्ट थे। लेकिन बहुत सारी अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया गया, तो प्रयोग में ये देखा गया कि जो ये घात में हम गुणांक को लिख देते हैं, या जो अभिकारकों की सांद्रताएं होती हैं वो इस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती। अर्थात उन्होंने तो हमें गणितीय रूप से लिखना बता दिया कि किसी भी अभिक्रिया की दर लिखने के लिए आप अभिकारकों की सांद्रताओं को, जो उसमें अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके सक्रिय मान लिख देंगे, और जो उनके गुणांक उनको घातों में लिख देंगे। लेकिन जब बाद में बहुत सारे प्रायोगिक अध्ययन हुए
तो ये नियम बहुत सारी अभिक्रियाओं के लिए गलत पाया गया और इसके बाद इस नियम को छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियों में ये द्रव्यानुपातिक नियम काम करता है। तभी तो हमने देखा था कि कक्षा 11 में रासायनिक साम्यावस्था में इस नियम की सहायता से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर इसके द्वारा समझाए जाते हैं। लेकिन रासायनिक बलगतिकी में जिस हम अभिक्रिया की दर का अध्ययन करना चाहते हैं वो इसकी सहायता से अभिकारकों की सांद्रता पर जो निर्भरता है वो इस नियम की सहायता से ठीक प्रकार से नहीं बताई जा सकती। इसलिए अब इस समय अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस टाइप से डिसाइड करती है, किस टाइप से डिपेंड होती है, उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो जब गुल्डबर्ग और बागे के द्रव्यानुपातिक नियम को अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस टाइप से डिपेंड करती है ये बताने में असमर्थ रहा, तब वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयास किए और एक उन्होंने बेग नियम बताया। बेग नियम, तो हम ये पढ़ने वाले हैं बेग नियम। इसी को हम बोलते हैं बेग व्यंजक। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो बेग नियम या बेग व्यंजक है ये एक ऐसा गणितीय व्यंजक है किसी भी अभिक्रिया की दर को बताने का कि जो प्रायोगिक होता है, अर्थात उसे गणितीय रूप से नहीं लिखा जाता, होता वो गणितीय व्यंजक है, कोई गणितीय समीकरण ही आएगी, लेकिन वो प्रायोगिक होता है, अर्थात उसे लैब में पहले आप प्रैक्टिकल करते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है उसका आकलन कर वहां प्रैक्टिकल के माध्यम से डाटा इकट्ठे करते हैं, आंकड़ा इकट्ठे करते हैं। उन आंकड़ों की सहायता से हम अभिक्रिया की दर या बेग को अभिकार की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है उसे गणितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं और उसी को बोलते हैं हम बेग नियम या बेग व्यंजक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई अभिक्रिया A + B एरो C + D है, तो इसके लिए अगर हम बेग नियम लिखें तो बेग नियम में एक तो आता है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं R से, ये इक्वल होती है K। अब ये K क्या था, बेग स्थान, जो कि द्रव्यानुपातिक नियम में बताया जा चुका है। K को क्या बोलते हैं, बेग स्थान। तो मान लीजिए अभिकारक A है, तो इसके सकल द्रव्यमान के हो सकता है प्रयोग में जब हम इसको कर रहे होंगे अभिक्रिया की दर को चेक कर रहे होंगे कि A जो अभिकारक है उसकी सांद्रता की सपोज कीजिए ये आधी घात पर डिपेंड कर रही है और B की सांद्रता पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है, तो घात क्या लिखेंगे 0। जबकि आप समीकरण में देखें तो A का गुणांक कितना है 1 और B का गुणांक कितना है 1, तो द्रव्यानुपातिक नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, A की घात 1 होना चाहिए था और B की घात 1 होना चाहिए था। लेकिन जो रासायनिक बलगतिकी में बेग नियम लिखना बताया गया वो कैसे बताया गया कि ये प्रायोगिक संबंध है, अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी ये बात हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से पता चलती है। जब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब मैं वहां आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, हमारे पास वो आंकड़े दिए होंगे टेबल के माध्यम से, उस टेबल के आंकड़ों की सहायता से हम देखेंगे कि कैसे बेग व्यंजक लिखा जाता है। तो तब तक के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बेग नियम बेग व्यंजक क्या है। ये एक ऐसा गणितीय व्यंजक है, क्योंकि देखिए गणित के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक समीकरण जैसा लिखा हुआ है, एक ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया की दर और उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता की घातें प्रायोगिक रूप से संबंध को दर्शाती हैं, प्रैक्टिकल के रूप में संबंध को दर्शाती हैं। उस समीकरण को, उस गणितीय व्यंजक को हम बेग नियम या बेग व्यंजक कहते हैं। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए बेग नियम लिखिए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इस अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का बेग या अभिक्रिया की दर। तो इसलिए कभी भी वो आपसे बेग व्यंजक ऐसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से पता चलता है कि कौन से अभिकारक की कितनी सांद्रता की घात पर अभिक्रिया की दर या बेग डिपेंड कर रहा है। हम इसके और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी थी, मान लीजिए कोई अभिक्रिया भी है, इसके लिए अगर बेग नियम लिखा जाए तो अभिक्रिया की दर, ये मैं लिख देता हूं बेग नियम। तो बेग नियम में R बराबर कितना आएगा K, A की पावर, मान लीजिए यहां तो गुणांक A है, लेकिन ये नहीं कि कोई जरूरी A की पावर A आए। सपोज कीजिए वो डिपेंड कर रहा है AY3 पर और B की पावर पर डिपेंड कर रहा है वो हाफ पावर पर। तो हम कहेंगे कि जो ये गुणांक होते हैं ये घात में नहीं आते, ये तो द्रव्यानुपातिक नियम में आते थे। तो यहां पर ये प्रायोगिक रूप से संबंध लिखा जाता है
इसलिए इसको हम बेग नियम या बेग व्यंजक कहते हैं। तो ये तो अभिक्रिया हमने मानी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख देता हूँ बेग नियम लिखने के, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे अभिकारकों की सांद्रता की घातें प्रयोग के माध्यम से बेग नियम में लिखी जाती है। तो पहले हमने बेग नियम जो बेग व्यंजक है वो ऐसे ही कोई अभिक्रिया मानकर उनके लिए हमने लिखा, लेकिन अब ये वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। देखिए मैंने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी हैं जिनके लिए बेग नियम लिखा हुआ है, तो आप देखें ध्यान से। ये अभिक्रिया है 2NO + 2S2 N2 + 2S2 मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है। तब आप इसका बेग नियम देखिए, तो R = K, ये तो वेग स्थिरांक है। तो जो NO है, जो अभिकारक हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसकी यहाँ पर गुणांक 2 है और घात भी 2 होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुणांक 2 की वजह से मैंने घात 2 लिखा। इसका मतलब ये है कि प्रयोग के माध्यम से उन्होंने देखा लैब में, जो आंकड़े घंटे की मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आएंगे तब और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगी बात। तो हुआ क्या कि NO जो अभिकारक की सांद्रता की 2 घात पर अभिक्रिया की दर डिपेंड कर रही है, अभिक्रिया का वेग। लेकिन आप देखिए H2 की सांद्रता की 1 घात पर ही अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया की वेग डिपेंड कर रही है, जबकि यहाँ पर कितने उसके अणु मौजूद है, मतलब जो गुणांक है वो कितना है, 2 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है वो NO की सांद्रता की घात 2 पर और हाइड्रोजन की सांद्रता की घात 1 पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए ये बेग नियम है। जबकि अगर हम द्रव्यानुपातिक नियम के अनुसार लिखें तो यहाँ NO का स्क्वायर ही आएगा और H2 का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन प्रयोग में ये बात इस प्रकार से डिपेंड होती है। दूसरी अभिक्रिया की बात करें H2 + I2 एरो टू HI, तो अभिक्रिया की दर की बात करें तो H2 की सांद्रता की घात 1 है और I2 की सांद्रता की घात 1 है। तो ये तो द्रव्यानुपातिक नियम से भी ऐसे आएगा, लेकिन अन्य अभिक्रियाओं में देखें तो देखो अलग आ रहा है। जैसे इसमें देखो आप 2NO + O2 एरो 2NO2, तो अभिक्रिया की दर NO की घात 2 और O की घात 1। इसमें भी चलिए द्रव्यानुपातिक नियम जैसा आ रहा है, लेकिन ये लिखा प्रयोग के माध्यम से ही गया है, तभी ये बेग नियम है। जो कि आप वहां देखिए चौथी अभिक्रिया में NO2 + CO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का जब उन्होंने बेग नियम लिखा तो क्या आता है, देखिए प्रयोग के माध्यम से जो अभिक्रिया की दर है वो NO2 की सांद्रता की 2 घात पर, जबकि वहां 2 उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रयोग के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके विश्लेषण करने पर जो पता चला वो NO2 की सांद्रता की घात 2 पर अभिक्रिया की दर डिपेंड कर रही है और CO की सांद्रता की किसी भी घात पर डिपेंड नहीं कर रही है। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता किसी भी प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रही है इस अभिक्रिया में। इसलिए बेग नियम ये है। अगर आप देखें एस्टल्डिहाइड से मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो अभिक्रिया की दर एस्टल्डिहाइड की सांद्रता की घात 3/2 मीन्स भिन्नात्मक घात पर डिपेंड कर रही है, फ्रैक्शनल नंबर पर। अगर आप क्लोरोफॉर्म और Cl2 वाली अभिक्रिया के लिए देखें तो अभिक्रिया की दर क्लोरोफॉर्म की 1 घात पर और Cl2 की आधी घात पर मीन्स हाफ घात पर डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार से ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैंने बेग नियम या बेग व्यंजक लिखे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके बाद टॉपिक आएगा अभिक्रिया की कोटि। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो बेग नियम से डिसाइड होती है। अभी हम चलेंगे उस टॉपिक पर, लेकिन आप एक बार समझ जाइए। तो बेग नियम या बेग व्यंजक क्या होता है, एक ऐसा गणितीय समीकरण, एक ऐसा गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता की घातों के बारे में संबंध को दर्शाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बेग स्थिरांक। तो बात करते हैं बेग स्थिरांक की। अभी हम जब बेग नियम में बेग व्यंजक लिख रहे थे तो किसी भी अभिक्रिया में इस टाइप से आ रहा था। हमने कोई बेग नियम में बेग व्यंजक लिखा तो उसमें जो ये के आता है इसी को बोलते हैं बेग स्थिरांक। या आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया AA BB CC एरो उत्पाद है। इसके लिए अगर मैं बेग नियम या बेग व्यंजक लिखूं तो वो ऐसा मान लीजिए ये आता है A की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R। क्योंकि जो इस अभिक्रिया में गुणांक है कोई जरूरी नहीं है कि वो घात में हो, क्योंकि मैं भी आपको पिछले टॉपिक में विस्तार से बता चुका हूँ। तो हमने प्रायोगिक रूप से बेग नियम बेग व्यंजक को लिखा है और उसमें प्रायोगिक रूप से क्या देखा गया है कि A की सांद्रता की P घात, B की सांद्रता की Q घात और C की सांद्रता की R घात पर इस अभिक्रिया का दर या बेग डिपेंड कर रहा है। तो इसमें जो ये K आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेग स्थिरांक बोलते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो ये सीधी सी परिभाषा ये है कि जब बेग नियम या बेग व्यंजक लिखा जाता है तब उसमें अनुक्रमानुपाती जो नियतांक होता है उसको बोलते हैं बेग स्थिरांक या बेग नियतांक। इसको कई बार विशेष रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बोला जाता है, अभिक्रिया की विशेष दर। अगर इसकी हम परिभाषा संख्यात्मक रूप से लिखें तो ऐसा अगर हम मान लें
कि जो एक का सख्त द्रव्यमान है वो 1 मोल लीटर इनवर्स है, 1 मोल प्रति लीटर, और बी का भी अगर मैं मान लूँ कि 1 मोल लीटर इनवर्स है, और सी की भी जो है 1 मोल लीटर इनवर्स है, तब ये वैल्यू यहाँ लिखें तो आर की वैल्यू कितना आपको मिल जाएगी के। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रताएं एकांक मोल प्रति लीटर होती है। ये इसकी एक संख्यात्मक परिभाषा है। यदि हम वेग स्थिरांक की मात्रक की बात करें, वेग स्थिरांक का मात्रक, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वेग स्थिरांक का मात्रक भले ही स्थिरांक है, लेकिन इसका मात्रक बिल्कुल फिक्स नहीं होता। अलग अलग प्रकार के वेग नियमों के लिए अलग अलग इसका मात्रक आता है। जैसे अगर हम बात करें इसी अभिक्रिया के वेग नियम से, अगर हम वेग स्थिरांक का मात्रक लिखें तो आप देखिए, अगर k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो ये अपॉन में जाएगा, r अपॉन हो जाएगा a b स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्या था इसका, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सक्रिय द्रव्यमान है अर्थात सांद्रताएं हैं, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, एक ही सांद्रता हो गई मोल लीटर इनवर्स, और ये भी सांद्रता है, इसकी कितनी होगी, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो इस मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो के हो गया, ये वाला मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, ये लीटर देखिए सॉरी मोल की स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी -2, और लीटर की पावर -2 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा लीटर स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो ये होगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखें, तो यहाँ से अगर आप k का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, r के अपॉन में ये सब आएगा, r अपॉन a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तब अगर आप लिखें तो r हो गया मोल लीटर इनवर्स, ये हो गया मोल लीटर इनवर्स की पावर p, ऐसे ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर q, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर r। अब अगर आप इसको सोल्व करें, भाई मोल की पावर p ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक का मात्रक कुछ और आएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि वेग स्थिरांक का मात्रक हमें ज्ञात करना हो तो ऊपर दर आती है और नीचे अभिकारी पदार्थों की सांद्रताएं आती है घात के साथ, तो उस सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तब उनके वेग स्थिरांक के मात्रक ज्ञात किए जा सकते। पर चलते हैं जो कि वेग स्थिरांक के लक्षण, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेग स्थिरांक के लक्षण में पहला लक्षण है, जो वेग स्थिरांक होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की माप होता है। के माने वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग की माप होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जितना ज्यादा k का मान होगा उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। तो अगर मान लीजिए आपको एक बार k का मान दिया है 2 और एक बार k का मान दिया है 5, माने किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2 है और किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5 है, तो 5 जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग की माप को बताता है। अगर इसके दूसरे लक्षण की, किसी भी अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप पर, माने आपने कोई ताप स्थिर कर लिया है और कोई भी अभिक्रिया है, तो जो k का मान होता है, वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो स्थिर होता है, निश्चित होता है। थर्ड पॉइंट माने वेग स्थिरांक का तीसरा लक्षण, अगर आप ताप बढ़ाते जाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। k का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। चौथे लक्षण की बात करें तो जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आपने अभिक्रिया कराने के लिए टेस्ट ट्यूब में, परख नली में या किसी टैंक में वो अभिकारक डाले हैं, तो जितनी उनकी मात्रा आपने
शुरू में ले ली उस पर वेग स्थिरांक का मान डिपेंड नहीं करता, अर्थात वेग स्थिरांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। के का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर हम वेग स्थिरांक के पांचवें लक्षण की बात करें तो मैंने अभी आपको वेग स्थिरांक का मात्रक बताया था, तो मैंने ये कहा था कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें जो वेग नियम है तो अभिकारकों की सांद्रता बदलती है, उनकी घातें बदलती हैं, तो इसलिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो भी बदलता है। तो जो के का मात्रक होता है भिन्न भिन्न रिएक्शनों के लिए, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये महत्वपूर्ण वेग स्थिरांक के 5 लक्षण हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इससे वेग की अभिक्रिया की वेग की माप हो रही है, अर्थात इसका मान जितना ज़्यादा हो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। अगर ताप आप बढ़ाते जाएं तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता जाएगा, निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान भी निश्चित होगा। तो जब हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं आर्यनीय समीकरण, वहाँ पर वेग स्थिरांक ताप से किस प्रकार से डिसाइड होता है, ये महत्वपूर्ण समीकरण है। उस पर बहुत सारे हमारे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं, जिनको हम करेंगे तब हम इसे और ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में अभी तक हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। देखिए, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग यही है। यहाँ से हम कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, उनके वेग व्यंजक आएंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, और वो जो फॉर्मूले आएंगे उन पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो यहाँ से अब आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभिक्रिया की कोटि की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो वेग व्यंजक से आती है। बहुत ही आसान बात है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया ABBCC एरो उत्पाद है, ये माना हमने कोई अभिक्रिया है। इसके लिए जब हमने वेग व्यंजक लिखा, इसे इंग्लिश में रेट लॉ बोलते हैं ना वेग व्यंजक को, इसके लिए अगर वेग व्यंजक लिखें तो वो मान लीजिए ये आया R इक्वल के A की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जो ये R है अभिक्रिया की दर, इस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता की घातों पर निर्भर कर रही है। तो ये प्रायोगिक रूप से लिखा जाता है, प्रैक्टिकली लिखा जाता है, बहुत डिस्कस हो चुका है इससे पहले इस टॉपिक में वेग व्यंजक के वेग नियम के। तो जब हम वेग व्यंजक लिख लें प्रायोगिक रूप से, उसमें अभिकारकों की सांद्रता की जो घातें होती हैं उनके जोड़ को, उनके कुल, उनके सम को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक से डिसाइड होती है, वेग व्यंजक से पता चलती है। तो उस वेग व्यंजक में जो अभिकारकों की सांद्रता की घातें होती हैं उनके योगों को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो इस वेग व्यंजक से अगर मैं अभिक्रिया की कोटि लिखूं, अभिक्रिया की कोटि, तो क्या होनी चाहिए, घातें क्या है P प्लस Q प्लस R, तो ये अभिक्रिया की कोटि होगी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। तो मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया ये है जो कि मैंने अभी आपको वेग व्यंजक भी लिखकर बताया था, उनमें से कुछ अभिक्रियाएं वही हैं। तो इसके लिए जो वेग व्यंजक है ये प्रायोगिक लिखा जाता है। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि कैसी होती है, प्रायोगिक ही होती है, क्योंकि वो वेग व्यंजक से निर्धारित होती है। और वेग व्यंजक कैसे आता है, प्रयोग के माध्यम से आता है। तो यहाँ पर आप देखिए वेग व्यंजक है, इसमें अभिकारक की सांद्रता की 1 घात है, तो इसलिए इसकी कोटि कितना होगी, 1 होगी। अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो इसमें भी इसके लिए वेग व्यंजक ये है, तो अभिकारक की सांद्रता की 1 घात है, इसलिए कोटि कितना होगी, इसकी भी 1 होगी। इस अभिक्रिया को देखें, ये पहले भी अभिक्रिया आ चुकी है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक जो है वो NO2 की सांद्रता की 2 घात पर और CO की किसी भी घात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम कोटि इसकी निकालना चाहते हैं तो जो वेग व्यंजक में सांद्रताओं की घातें उनका योग करेंगे 2 + 0 2, तो इसलिए इसकी कोटि कितना है, 2 है।
इस अभिक्रिया की बात करें तो NO की घात 2 और O2 की घात 1 है, तो इसे जोड़ेंगे घातों को। बेग व्यंजक में जो घात होंगी उनको जोड़ना है, ना कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को जोड़ना है। तो जो अभिक्रिया से बेग व्यंजक लिखा हुआ है, उस बेग व्यंजक में जो अभिकारकों की सांद्रता की घातें हैं उनके जोड़ को अभिक्रिया की कोटि कह रहे हैं। तो 2 + 1 3। CH3CHO की सांद्रता की घात है 3/2, तो कोटि 3/2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कोटि पूर्णांक में भी आ रही है और कोटि जो है वो भिन्नात्मक भी आ रही है। अगर हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें कि कोटि शून्य भी हो सकती है, तो आप ये अभिक्रिया देखिए, H2 + Cl2 एरो पर HNu और 2HCl। इस अभिक्रिया का बेग व्यंजक जो होगा वो H2 की सांद्रता की घात 0 और Cl2 की सांद्रता की घात 0, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर है वो इस HNu पर डिपेंड करती है। और ये HNu क्या है, कक्षा 11 की आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा। HNu होता है, ये फोटोन की ऊर्जा है, और फोटोन कहाँ होते हैं, सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश को कैसा माना जाता है कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल पैकेट में चलता है, और उनको फोटोन बोलते हैं आप। और फोटोन की ऊर्जा HNu है। इसका मतलब ये हो कि इसकी उपस्थिति में इस अभिक्रिया की दर या वेग प्रभावित होता है। तो अभिकारकों की किसी भी सांद्रता की घात पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इसकी कोटि ज्ञात करें तो अभिकारकों की सांद्रता की घात 0 + 0 0, तो कोटि कितना होती है, 0 होती है। तो आप इन विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण से समझ रहे होंगे कि कोटि 0 भी आई है, कोटि पूर्णांक भी आई है, कोटि भिन्नात्मक भी आई है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से ये मालूम कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि टॉपिक पढ़ने के बाद हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है। ये कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात जिसकी कोटि 1 है, ऐसी अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है वो ये है। इसके लिए अगर हमें वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना हो तो k इक्वल कितना हो जाएगा, r/a। k की वैल्यू r/a। तो इसका मात्रक, r का मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल लीटा इनवर्स सेकंड इनवर्स, जबकि नीचे सांद्रता है और सांद्रता का मात्रक कितना होता है, मोल लीटा इनवर्स। तो ये मोल लीटा इनवर्स से मोल लीटा इनवर्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो कितना होता है, सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर हम बात करें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, Ka², या कह लें A और B, A की पावर 1 B की पावर 1, अथवा करके लिख देता हूँ R K, A की पावर 1 और B की पावर 1। तो इन दोनों ही स्थितियों में अगर हम वेग स्थिरांक की मात्रक की बात करें तो K हो जाएगा R/A²। तो यहाँ से अगर वेग स्थिरांक का मात्रक हम ज्ञात करना चाहें तो यह दर का मात्रक क्या भी बताया मैंने, मोल लीटा इनवर्स सेकंड इनवर्स, और सांद्रता है इसका मात्रक क्या है, मोल लीटा इनवर्स का स्क्वायर। तो पूरा एक मोल लीटा इनवर्स इस स्क्वायर की एक घात से कट जाएगा, तो नीचे बचा है मोल लीटा इनवर्स, ऊपर आकर मोल हो जाएगा मोल इनवर्स, और लीटर की घात -1 है तो ऊपर आके हो जाएगा लीटर की घात +1, और ये हो जाएगा सेकंड माइनस। तो ये जो है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर मान लीजिए आप इस वाले वेग व्यंजक से लाते हैं तो बात तो वही है, क्योंकि आप नीचे लिखेंगे K इक्वल R/A और B, तो A की जो सांद्रता है वो भी मोल लीटा इनवर्स में, और जो B की सांद्रता है वो भी मोल लीटा इनवर्स में, तो फाइनली तो मोल लीटा इनवर्स का स्क्वायर ही होना है। तो इस प्रकार से आप द्वितीय कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है। अगर हम बात करें तृतीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करें तो तृतीय कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है वो क्या होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, क्योंकि घात 3 आ रही है, सांद्रता की घात कुल घात 3 है, तो अभिक्रिया की कोटि 3 है। तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू ज्ञात करें तो R/A की घात 3, तो R का मात्रक है मोल लीटा इनवर्स सेकंड इनवर्स, और बात करें नीचे जो सांद्रता है वो मोल लीटा इनवर्स की घात 3, फिर वही ये A घात
एक घात से कैंसिल। अब ये नीचे क्या है, मोल लीटा इनवर्स का स्क्वायर है, तो मोल का स्क्वायर हुआ, ऊपर आकर मोल की घात -2, और ये लीटर की घात -2 हुई, तो ऊपर आकर लीटर की घात 2, और ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है। इसी प्रकार से यदि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात करें, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो इसके लिए वेग जो समीकरण होना चाहिए, वेग व्यंजक होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, माने किसी भी अभिकारक की सांद्रता की घात पर डिपेंड नहीं करता है अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो वो होगी r, क्योंकि a की पावर 0 माने वैल्यू 1 होगी, तो r मतलब k इक्वल कितना हो गया r, सीधे सीधे r का मात्रक कितना होता है, मोल लीटा इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से हम भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वो मैंने आपको ज्ञात करके बता दिया। और मैंने वेग स्थिरांक के लक्षण में भी कहा था कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए, अर्थात अलग अलग प्रकार के वेग व्यंजकों के लिए अलग अलग होता है। तो आज हमने इस वीडियो में अभिक्रिया की जो दर होती है, जो वेग होता है, वो किस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, माने पहले गोल्डबर्ग और बागे बताते हैं, उसके बाद प्रायोगिक माध्यम से वेग व्यंजक आता है, वेग व्यंजक के बाद जो उसमें वेग स्थिरांक आता है वेग व्यंजक में वो क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि जब हम वेग व्यंजक से लिखते हैं प्रायोगिक माध्यम से, उसमें जो वेग स्थिरांक होता है उस वेग स्थिरांक का वो जो मात्रा के विभिन्न विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की जो कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या होता है, इतना हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो जैसे आप जान ही गए हैं कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, भिन्नात्मक कोटि, इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं कोटि के आधार पर। और हम साथ में पढ़ेंगे शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में उनके वेग स्थिरांक के व्यंजक और अर्धआयु के लिए व्यंजक दिए हुए हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो आप इसको लगातार देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने कॉपी पेन पर नोट्स बनाते रहिए। किसी की कोई अगर समस्याएं होती हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में आपकी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा।